हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर लिया है। जो कुछ भी चीज़ें अगर रह रही हैं, आई मीन कि कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, तो वो हम आगे करेंगे, मगर अभी हम थ्योरी को कंटिन्यू कर रहे हैं और मैकेनिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं और उसका नाम है लॉज ऑफ मोशन, फोर्स के बारे में, है ना। तो मेरे टाइम पे मेरे टीचर ने जब पढ़ाया था तो उस चैप्टर का नाम कुछ इस तरीके से दिया था, फोर्स कॉन्सेप्ट, है ना। तो बस वही फोर्स कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग लॉज ऑफ मोशन के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको बड़ा ही ध्यान से पढ़िएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि फोर्स के बारे में जानने के पहले हम लोग ये जान लें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखो, फोर्स पूरी फिजिक्स में सबसे ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है ये, क्योंकि ये मैकेनिक्स की नींव रखता है, तरीके से कर सकते हैं, फाउंडेशन है ये बिल्कुल। और दूसरी चीज़, फोर्स आपको हर जगह आपको मिलेगा, पूरी मैकेनिक्स में आपको हर जगह फोर्स मिलेगा। उसके बाद में जब आप आओगे ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ वाले पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ेंगे, तब आपको फोर्स के दर्शन होंगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आओगे तो भी आपको फोर्स के दर्शन होंगे। तो फोर्स का पीछा नहीं छूटेगा, इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल हो चाहे सिविल हो, है ना, सभी में फोर्स आपको हर जगह दिखाई देगा, हर जगह उसका एप्लीकेशन मिलेगा। तो इसके लिए इसकी जो कह सकते हैं कि समझ है वो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए और बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, हम लोग सीखेंगे आज फोर्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ की फोर्स होता क्या है, हम लोग जनरली अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि किसी भी बॉडी की स्टेट चेंज करने के लिए हम लोग उसे या तो पुश करें या उसे पुल करें, तो हम लोग उसे ही फोर्स बोलते हैं, है ना। पुश या पुल क्या होता है, ये फोर्स होता है। ये क्या काम करता है, किसी भी बॉडी की स्टेट चेंज करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेट की, क्योंकि केमिस्ट्री में जब आप स्टेट की बात करते हैं कि तो वहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस और ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पर स्टेट का मतलब कुछ अलग होता है। स्टेट का मतलब, जब हम लोग न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, मैकेनिक्स पढ़ रहे होते हैं, तो यहाँ पर स्टेट का मतलब हो जाता है रेस्ट में या मोशन में। और अगर मोशन में तो किस वेलोसिटी पे, है ना, या किस एक्सेलरेशन पे। तो ये यहाँ पर इसकी स्टेट को दर्शाती हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने बोला था कि दुनिया की कोई भी बॉडी हो, वो अपनी उसी स्टेट में रहना चाहती है जिस स्टेट में वो पहले से होती है। या तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। और अगर वो मोशन में जिस वेलोसिटी से चल रही है, वो उसी वेलोसिटी से चलती रहना चाहेगी, जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। अब देखो, यहाँ पर बात आती है एक्सटर्नल फोर्स की। तो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब सिर्फ वही फोर्स नहीं हो जाता जो बॉडी के बाहर से उस पर लगाया गया हो, है ना। कई तरीके के फोर्स किसी भी बॉडी पर ऊपर से लगाए जाते हैं, मगर हर फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है। एक दिन मैंने अपने एक ऑफलाइन बैच में इसको ज़्यादा अच्छे से क्लियर किया था, एक बच्चे का डाउट था, तो फिर वो मैंने उसको बताया। एक्चुअली में एक्सटर्नल फोर्स का मतलब यहाँ पर होता है वो वाला फोर्स जो किसी भी बॉडी की स्टेट चेंज कराते, उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पर स्टेट का मतलब है कि अगर कोई रेस्ट में रखा है और तुमने फोर्स लगाया और वो मोशन में आ गया, तो समझ जाओ कि वो एक्सटर्नल फोर्स है। और अगर कोई मोशन में था, है ना, और वो और तेज मोशन करने लगा, तो समझ जाओ तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। और अगर कोई मोशन में था और वो उससे धीमे मोशन करने लगा, तो समझ जाओ कि तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। और मान लो कि अगर आपने किसी की डायरेक्शन पलट दी मोशन की, भले ही उसकी स्पीड सेम रहे, तो समझ जाना कि आपने तब भी उसकी स्टेट चेंज कर दी। स्टेट में डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है, ठीक है। तो समझ जाना कि तो भी आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। और अगर मान लीजिए कि जो है कोई अगर एक्सेलरेशन आप अगर प्रोड्यूस कर देते हैं किसी भी बॉडी में, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, तो वो वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी डिस्कस करी आपको। तो ऐसे फोर्स को हम लोग एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं, मगर उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं बोलते हैं कि जो बॉडी की स्टेट में चेंज ना कर पाए। जैसे मान लो कि जैसे मान लो गीली मिट्टी रखी है कहीं पर, गीली मिट्टी, मैंने उसको ऐसे करके पकड़ा और मैंने फोर्स लगाया, तो मैंने कहा कि मैंने बाहर से फोर्स लगाया उस मिट्टी पर।
तो वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि वो उसकी स्टेट में चेंज नहीं कर पाया, वो उसको मोशन में थोड़ी ना ला पाया, वो तो उसने उसका रूप बदल दिया है, तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाएगा वहां पर, है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स जो न्यूटन में हम लोग पढ़ते हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स में, मैकेनिक्स में, वो वही फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, क्लियर हुई चीज। तो वो तुम्हारा हो जाता है एक्सटर्नल फोर्स। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ तुम्हारा यही कहता है कि कोई भी बॉडी है वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहेगी। इसके भी कई सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे मान लो कि कोई चलती हुई बस है, उसमें पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, वो जिस स्पीड से बस या जिस स्पीड से कार चल रही है चलती ही रहना चाहेगी जब तक हम उस पर ब्रेक ना लगाएं या उस पर फ्रिक्शन ना लगे, है ना। अच्छा, दूसरी चीज कि कोई भी मान लो जैसे बॉल है, हरी घास पे तुम गेंद खेलते हो, तुमने गेंद को सरका दिया यहाँ से, तो वो गेंद थोड़ी दूर जाकर के रुक जाती है, हालांकि हमने उसको बाहर से कोई रोकने के लिए आपने खुद से कोई कोशिश नहीं करी, मगर फिर भी वो रुक गई। वो इसलिए रुक गई क्योंकि उस पर फ्रिक्शन लग रहा था, और जो फ्रिक्शन लगता है वो भी एक्सटर्नल फोर्स ही होता है, तो वहां पर वो बॉल इसीलिए धीमे हो गई। अगर फ्रिक्शन ना हो, अगर फ्रिक्शन ना हो और आप किसी भी गेंद को कहीं लुढ़का दो तो वो हमेशा चलती रहेगी, कभी भी नहीं रुकेगी। एयर भी फ्रिक्शन लगाता है, ये भी आपको पता होगा, एयर हवा, है ना, और जमीन जो होती है वो भी। तो जहां पर भी कोई भी बॉडी किसी दूसरी बॉडी के संपर्क में आएगी, कांटेक्ट में आएगी, तो वहां फ्रिक्शन लगने के चांसेस रहेंगे भाई, है ना। तो ये चीज होती है। तो आई होप सो कि आप लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, है ना, इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। हम देखो इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया किसी भी बॉडी की एक ऐसी टेंडेंसी है, किसी भी बॉडी की ऐसी टेंडेंसी है जो उसको अपनी ही उसी स्टेट में रखने की कोशिश करती है। कोई भी बॉडी हो, वो अपने आप को अपनी उसी स्टेट में रखने की कोशिश करती है जिस स्टेट में वो पहले से होती है, और उसकी इसी टेंडेंसी को हम लोग उसका इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया डायरेक्टली मास पे डिपेंड करता है, मास का मेजरमेंट होता है एक तरीके से कह सकते हैं। मास किसी भी बॉडी का अगर ज्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और अगर उसका इनर्शिया ज्यादा है तो उसकी वो टेंडेंसी भी ज्यादा है जो उसको स्टेट चेंज नहीं करने देती है इजीली, है ना। तो जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका इनर्शिया ज्यादा उस बॉडी की खुद को अपनी प्रेजेंट स्टेट में रोके रखने की टेंडेंसी भी ज्यादा, तो दूसरी स्टेट में जाने की टेंडेंसी कम। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में जाने की टेंडेंसी कम होगी, वो धीरे धीरे मोशन में जाएगी। और अगर यही कोई चीज हल्की है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा, उसका इनर्शिया कम होगा तो उसकी वो प्रॉपर्टी भी कम होगी जो वो अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए अपोज करती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बॉडी जल्दी से अपनी स्टेट चेंज कर लेगी। तो कोई भी बॉडी जिसका मास कम होता है वो अपनी स्टेट चेंज जल्दी कर लेती है, जल्दी मतलब इन द सेंस कम फोर्स में, है ना। और जिसका मास ज्यादा होता है उसको फोर्स भी ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इनर्शिया। अच्छा, इनर्शिया तीन तरीके का होता है, एक तो होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। तो ये तुम्हारे तीन तरीके के इनर्शिया होते हैं, तीन तरीके के इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन कहने का मतलब ये समझ लो कि कोई भी बॉडी जो पहले से मोशन में हो वो अपनी मोशन में ही रहना चाहती है, वो जल्दी से दूसरी स्टेट में नहीं जाना चाहती, मतलब रेस्ट में नहीं जाना चाहती है, या ये बोलो कि वो और तेज मोशन नहीं करना चाहती, इजीली नहीं होगा, तो वो अपनी उसी स्टेट में रहना चाहती है। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। जैसे कोई बस है, मान लो बस में आप तुम चल रहे थे, खड़े थे बस में, जनरली जब बस भर जाती है तो पैसेंजर्स की संख्या उसमें ज़्यादा हो जाती है, ऐसे में कुछ पैसेंजर्स खड़े रहते हैं बीच में गैलरी में, चलती हुई बस अचानक से ब्रेक मारेगी तो सारे के सारे पैसेंजर्स आगे जाके इकट्ठे हो जाते हैं, दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन। और अगर मान लो बस रुकी हुई है, रेस्ट में है, सब लोग बैठने वाले बैठे हैं, खड़ने वाले खड़े हुए हैं बस में, और बच्चा अचानक से चल पड़े तो आप पीछे की तरफ चले जाओगे, दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आप जिस पोजीशन में थे, जिस स्टेट में थे, उसी स्टेट में रहना चाहते हो, ये आपका इनर्शिया है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। और ऐसे ही एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जब बस मुड़ती है, जब बस अचानक से मान लो लेफ्ट की तरफ मुड़े तो आप अपने आप राइट साइड की तरफ झुक जाते हो, तो दिस इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
तो इस तरीके से ये इनके कुछ एग्जांपल्स होते हैं और इनके मतलब इनके कुछ डेफिनेशंस और इनके एग्जांपल्स कुछ इस तरीके के हैं, ये आप देख सकते हैं। एक तुम्हारा ये है एग्जांपल, व्हेन अ बस सडनली स्टॉप्स, ये भी मैंने आपको बताया है, व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग, है ना, एज द कार टर्न्स। तो तीनों एग्जांपल मैंने तीनों इनर्शिया से यहाँ पर इनर्शिया को डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, चलते हैं जरा आगे की तरफ हम लोग, ये सब बेसिक वाली चीजें थी। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। देखिए एक टर्म डिफाइन होता है लीनियर मोमेंटम, है ना, एक टर्म डिफाइन होता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पी से, ठीक है, पी से, और इस तरीके से पी, और जो पी बराबर तुम्हारा होता है वो होता है तुम्हारा मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ठीक है, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि जो मास है वो तुम्हारा स्केलर है, जबकि वेलोसिटी जो है ना वो तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर ये चीज हम लोग लिख देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, चलिए। और तो यहाँ पर इसी वजह से तुम्हारा जो लीनियर मोमेंटम होता है वो भी तुम्हारा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट तुम्हारी होती है किलोग्राम, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी यूनिट हो जाती है, दिस इज द एसआई यूनिट, इसको हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में। अच्छा, दूसरी चीज आपको एक बढ़िया बात बताते हैं, अगर हम इसके डायमेंशन अगर हम लोग लिखें तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी m, और ये हो जाएगी l, और ये हो जाएगा t-1, mlt-1। तो ये तुम्हारा mlt-1 हो जाएगा इस तरीके से, ऐसे करके, ठीक है। तो ये डायमेंशन हो जाएगी, डायमेंशन इस तरीके से, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, या डायमेंशंस। तो ये तुम्हारी डायमेंशन हो गई। और आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा लीनियर मोमेंटम क्लियर हो जाता है हम लोगों को। अच्छा, लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ आते हैं, इम्पल्स क्या होता है। देखो मतलब अगर मोमेंटम की बात करें तो कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसका मास और उसकी वेलोसिटी दोनों के मल्टीप्लिकेशन को ही हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी बॉडी अगर इस तरीके से मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी है तुम्हारी v और इसका मास है तुम्हारा p, m, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो तुम्हारा p होगा और इस तरीके से होगा, ऐसे करके, और ये इसकी वेलोसिटी है। अच्छा, मोमेंटम की भी डायरेक्शन होती है, ये ध्यान रखिएगा, और मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी क्या है। किसी भी बॉडी का अगर मोमेंटम ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा होने का कारण ये भी हो सकता है कि मास ज्यादा हो या उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो। किसी भी बॉडी का अगर मोमेंटम ज्यादा है तो फोर्स भी वो ज्यादा लगाएगा अगर किसी भी बॉडी पे अप्लाई करेगा, ध्यान रखिएगा ये चीज। अब आते हैं इम्पल्स पर। देखिए इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स को हम लोग सिंपली लिखते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। इम्पल्स को हिंदी में हम लोग आवेग, इम्पल्स दिस इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम ड्यूरेशन। हम कितने समय तक किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स भी तुम्हारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इम्पल्स भी तुम्हारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम लोग इसकी यूनिट लिखें एसआई यूनिट, ठीक है, तो एसआई यूनिट तुम्हारी क्या हो जाएगी इसकी, वो देखिएगा जरा, एसआई यूनिट, और ये फोर्स जो है ना वो तुम्हारा हो जाएगा न्यूटन, फोर्स हो जाएगा न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय, और ये हो जाएगा सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड। अच्छा, दूसरी चीज इसके अगर हम लोग डायमेंशंस लिखें, अगर हम लोग इसके डायमेंशंस लिखें तो क्या लिखेंगे वो भी आप लोग देख लीजिएगा जरा। अगर हम इसके डायमेंशन लिखते हैं तो फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है तुम्हारी mlt-2, है ना, mlt-2 मल्टीप्लाइड बाय, और ये तुम्हारा हो जाता है t, ये हो जाता है t, ठीक है। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तुम्हारा हो जाता है mlt-1। अब यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं, कि ये इसकी जो डायमेंशन निकल करके आई है वो बिल्कुल सेम है, द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। हाँ, तो लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन के बिल्कुल सेम निकल करके आती है, लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन के बिल्कुल सेम निकल करके आती है। कई बार ये एग्जाम्पल में भी पूछा जाता है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है जनरली कि कोई एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें 2 क्वांटिटीज लिखी होंगी एक ऑप्शन में,
तो ऐसे ही चारों ऑप्शन में दो दो क्वांटिटीज लिखी होंगी। पूछेगा कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज का पेयर ऐसा है जिसमें दोनों के डायमेंशन सेम है, तो वो तुम्हें पहचानना होता है सिंपली, ठीक है ना। तो यहाँ से ये चीज हमारे पास में क्लियर हो गई। अब इम्पल्स एक चीज और है, जैसे कभी कभी जब तुम्हारे पास में ग्राफ दिया जाता है, ग्राफ, ठीक है ना, हाँ, तुम्हें ग्राफ दिया जाता है, जैसे ये फोर्स और टाइम का अगर तुम्हें ग्राफ दे दिया जाए, ठीक है, फोर्स और टाइम का अगर ग्राफ दे दिया जाए तो उसके नीचे का जो एरिया होता है, फोर्स और टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो तुम्हें बताता है, मान लेते हैं इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है, सपोज दैट ऐसे फोर्स लगा है, तो यहाँ पर जो इसके नीचे का जो एरिया होगा, है ना, इसके नीचे का जो एरिया होगा ये वाला, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के बीच का जो एरिया होगा, यही एरिया तुम्हें देता है टोटल मोमेंटम, ठीक है, हाँ, एरिया। तो एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स इम्पल्स, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं एक चीज नीचे लिखूंगा यहाँ पर कि एरिया, हाँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स इम्पल्स, ठीक। तो ये चीज है। तो यहां से जो तुम्हारा इम्पल्स निकलेगा, इम्पल्स, तो वो तुम्हारा उसका जो फॉर्मूला होगा वो तुम्हारा कुछ इस तरीके से होगा। मान लेते हैं तुम्हारा T1 से लेकर के T2 तक इस तरीके से है, और मान लेते हैं कि जो तुम्हारा फोर्स है वो तुम्हारा टाइम का फंक्शन है, टाइम का ही तो फंक्शन दे रखा है तुम्हारा, इस तरीके से वेरिएबल है। तो तुम्हारा T1 से लेकर के T2 तक इन्होंने फोर्स लगाया है, और ये हो जाएगा तुम्हारा F और Ft dt, है ना, ये तुम्हारा निकल आएगा। तो यहाँ से ये चीज कुछ इस तरीके से आती है। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज भी क्लियर हो जाएगी, है ना। चलिए, जब अगर हम लोग हालांकि हम लोग आगे चल करके इम्पल्स के बारे में भी ग्राफ पढ़ेंगे, जब हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये तुम्हारा इम्पल्स हो जाता है, ठीक है। इम्पल्स जनरली अगर कांस्टेंट फोर्स है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी कांस्टेंट, और उसके बाद उसके नीचे का एरिया, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको पता होगा कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो यहाँ पर जो न्यूटन ने सेकेंड लॉ बोला था, है ना, वो तुम्हारा कुछ इस तरीके से था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, force applied on a body, force applied on a body is equal to the product of mass and its acceleration। ठीक है ना। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, और न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला तुम्हारा बनता है F बराबर m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए। यहाँ पर जो तुम्हारा मास होता है उसकी यूनिट होती है किलोग्राम, मल्टीप्लाइड बाय इसकी यूनिट होती है तुम्हारी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूटन, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। अब आप देखिएगा यहाँ पर हम लोग अगर किलोग्राम को ग्राम में बदल लें तो ये तुम्हारा हो जाएगा 10⁻³ ग्राम्स, है ना, 10⁻³ ग्राम्स, मल्टीप्लाइड बाय मीटर को सेंटीमीटर में बदल दें, 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर ये जो तुम्हारा 10⁻³ है, ठीक है, और जो यहाँ पर तुम्हारा 10⁻² है, तो इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हो जाता है 10⁻⁵,
और ब्रैकेट में ये हो जाता है ग्राम मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये तो ये हो गया तुम्हारा इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये कोई नई यूनिट बन के आती है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा ये हो जाता है 10 टू दी पावर 5 और ये हो जाता है डाइन। तो यहाँ से न्यूटन और डाइन का हमारा रिलेशन पता लग जाता है कि जो 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है वो तुम्हारा 10 टू दी पावर 5 डाइन होता है, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर जो न्यूटन और डाइन है ये दोनों तुम्हारे फोर्स की ही यूनिट है। ठीक है, दोनों तुम्हारे फोर्स की यूनिट है, फोर्स मतलब दोनों बल के ही मात्रक हैं। तो जो डाइन होता है वो तुम्हारा सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, और ये तुम्हारा एमकेएस यूनिट है। ठीक है, ये तुम्हारी एमकेएस यूनिट है, या इसी को हम लोग जनरली एसआई यूनिट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ हम लोग। अब जैसे मान लो अगर तुम्हारा कभी फोर्स और मास का कोई ग्राफ अगर तुम्हें दे दिया जाए, फोर्स और मास का ग्राफ अगर तुम्हें कोई दे दिया जाए इस तरीके से, तब उस केस में मान लेते हैं जैसे वर्टिकल एक्सिस पर तुम्हें फोर्स दे दिया जाए और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर तुम्हें मास दे दिया जाए। ठीक है, तो फोर्स और मास, तो इसके नीचे का जो एरिया होगा, सॉरी इनका जो स्लोप होगा, ये तुम्हारा डायरेक्टली जो है ना स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, मोशन ऑन मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इस तरीके का तुम्हारा ग्राफ बनेगा। ये तुम्हारा ग्राफ बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे करके कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसका इसलिए बनेगा तुम्हारा ये ग्राफ इस तरीके से, इसका F बराबर m इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्टिकल एक्सिस है ना वहां पर तुम्हारा F है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे y इक्वल टू m इंटू एक्स होता था, है ना। यहाँ पर जो m है वो तुम्हारा स्लोप है, ये तुम्हारा स्लोप है, ये मास नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर क्या रखा हुआ है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर तुम्हारा मास रखा हुआ है ना, एक्स एक्सिस पर मास है। तो यहाँ पर इसको पहले कर लेते हैं, ये इस तरीके से दिखेगा, ये ऐसे करके ये, तो यहाँ से ये इसकी जगह पर है, तो ये बिल्कुल y इक्वल टू एम एक्स वाला फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पर जो स्लोप तुम्हारे पास जो दिखाई देगा स्लोप, तो यहाँ पर जो tan थीटा होगा, है ना, tan थीटा, दिस विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एम। ठीक है, एफ अपॉन एम, और ये तुम्हारा क्या होगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो इसीलिए ये तुम्हारा एक्सीलरेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ फोर्स वर्सेस मास ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन, है ना, ये है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्लोप ऑफ एफ एम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन, गिव्स एक्सीलरेशन। ठीक, ये हो गया तुम्हारा। तो अब ऐसा हालांकि आप लोगों को कभी कोई सिंपल क्वेश्चन में जल्दी देगा नहीं। ठीक है, चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, मतलब लीनियर मोमेंटम चेंज होता है, कैसे चेंज होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहली चीज देखिएगा, जैसे हम लोग जानते हैं लीनियर मोमेंटम होता क्या है। लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है, लीनियर मोमेंटम P, दिस इज इक्वल टू m इंटू वी, हम लोग जान ही रहे हैं ये चीज, है ना। और अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है किसी भी बॉडी का, तो या तो उसका मास बदल रहा होगा या उसकी वेलोसिटी, या फिर दोनों बदल रहे होंगे ऐसे केस में। तो जल्दी हम लोग जरा देखते हैं इसमें कि कैसे ये चीजें बदलती हैं। मान लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई भी एक बॉल है, ठीक है, कोई एक बॉल जा रही थी, चलिए यहाँ पर एक मान लेते हैं, चलिए गाड़ी जा रही थी, बॉल का गाड़ी जा रही थी, ये तुम्हारी कोई गाड़ी है और ये इस तरीके से यहां से गई और ये यहाँ पर पहुंच गई थोड़ी देर के बाद में, और इसका जो मास है वो है तुम्हारा m। मास तो बदलेगा नहीं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कार जा रही है इजीली, तो मास तो बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर ये जा रही है सपोज दैट u से,
और यहाँ पर जो इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई v, और मान लेते हैं कि जो यहाँ पर जो टाइम है वो है तुम्हारा 0 0, और यहाँ पर जो टाइम हो गया है वो हो गया है तुम्हारा t इक्वल टू डेल्टा टी। ठीक है, तो ऐसे केस में दोनों का मोमेंटम चेंज होगा, मतलब बॉल का मोमेंटम, इसका ये जो कार जा रही है दोनों का मोमेंटम चेंज होगा। इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा यहाँ पर वो तुम्हारा कितना होगा, पी आई इनिशियल मोमेंटम, दिस विल बी इक्वल टू m इंटू यू, ठीक है ना। और पी फाइनल तुम्हारा कितना होगा, पी फाइनल दिस विल बी इक्वल टू m इंटू वी। तो ये तुम्हारे दोनों मोमेंटम अलग अलग हो गए, एक तुम्हारा यहाँ पर ये मोमेंटम हो गया और ये वाला मोमेंटम तुम्हारा यहाँ पर इसका हो गया, ऐसे करके। तो एक चीज हम लोगों को कंफर्म होनी चाहिए कि ये जो है ना ये तुम्हारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो ध्यान रखिएगा ये तुम्हारे दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, कुछ इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है ना। अब टाइम में चेंज हुआ, तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि चेंज कितने का हुआ और कितने समय में हुआ है ना। तो ध्यान रखिएगा ये चीज, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन यूनिट टाइम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन डेल्टा टी। सबसे पहले हम लोग डेल्टा टी टाइम में देख लेते हैं, डेल्टा टी टाइम, दिस इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक, ये चेंज आएगा। और अगर हम तुमसे पूछें कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन यूनिट टाइम, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू इतना अपॉन इतना, इतना अपॉन इतना। हाँ, तो यहां पर अपॉन डेल्टा टी, अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो अब आप एक चीज समझिए, यहां पर ये तो हो गया। अब डेल्टा पी जो है ना, इसी को एक्चुअली में, इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक, ये तुम्हारा हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब आप बताइए कि ये होगा कितना, है ना। तो ये तुम्हारा होगा, सिंपली देखिएगा, पी फाइनल की वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे m इंटू वी, है ना, माइनस m इंटू यू, ये हो गया, अपॉन डेल्टा टी, अपॉन डेल्टा टी। अब ये चीज इक्वल टू में जरा देखिएगा, m कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो इतना लिखा है, ये जो इतना लिखा है, ये क्या है, ये है तुम्हारा वेक्टर a, मतलब ये एक्सेलरेशन है कि नहीं। तो यहां से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये तुम्हारा हो जाएगा m इंटू ए, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड। देखिए, किसी की भी वेलोसिटी अगर बढ़ती है, अगर किसी की भी वेलोसिटी बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है उस पर फोर्स लगाया गया होगा, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है। अगर वेलोसिटी घटी है, मतलब चेंज हुई है, कुल मिलाकर के फोर्स लगेगा, चाहे मोशन की डायरेक्शन में लगे चाहे उसके अपोजिट लगे, ठीक है ना। तो ये चीज तो हमें समझ में आ जाती है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, इसको बोलते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं RCLM, ठीक है। तो RCLM जो है, RCLM वो तुम्हारा RCLM एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड के बराबर होता है। तो यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा पी, है ना, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी। अगर यही चीज एक मतलब कैलकुलस वाले फॉर्म में अगर हम लोग इसी चीज को लिखें, अगर कैलकुलस वाले फॉर्म में अगर हम लोग लिखें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कैलकुलस वाले फॉर्म में अगर हम लोग लिखें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, फोर्स एक्सटर्नल दिस विल बी इक्वल टू डी पी
अपॉन डी टी, है ना, डी पी अपॉन डी टी। तो ये तुम्हारा इस तरीके से हो जाएगा फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम डी टी, है ना। तो ये कुछ उसी तरीके का है। अब आप एक चीज यहाँ पर देखिएगा कि चलिए हम लोग यहाँ पर एक चीज ये लिखते हैं, अगर हम लोग P की वैल्यू रख दें, मान लेते हैं कि जैसे कोई सी चलती हुई गाड़ी में मास और वेलोसिटी उसके दोनों चेंज हो रहे हैं। जैसे मान लो कोई ट्रक जा रहा है, उसमें धान गेहूं कुछ भरा हुआ था, अनाज, किसी चोर ने पीछे एक ब्लेड मार दिया तो सड़क पर गेहूं गिरने लगा। अगर सड़क पर गेहूं गिरने लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है मास घटने लगेगा और वेलोसिटी भी चेंज होने लगेगी उसकी। तो ऐसे केस में दोनों चीजें चेंज होंगी। तो हम लोग मान लेते हैं टाइम के साथ में दोनों चीजें चेंज हो रही हैं, हम लोग इसका दोनों का वो डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन होता था m इंटू डी वी, है ना, अपॉन डी टी, मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये कुछ इस तरीके से तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो ये तो रहा तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब एक चीज समझिएगा, यहां पर अगर कभी आपको मोमेंटम और टाइम का कोई ग्राफ दे दिया जाए, मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो उसका स्लोप जो होगा P, मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ, हाँ, तो उसका जो स्लोप होगा वो एक्सटर्नल फोर्स बता देगा। ध्यान रखिएगा कैसे, तो जरा हम लोग वो भी देख लेते हैं कि किस तरीके से। हाँ देखिएगा, तो यहाँ पर मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो सपोज दैट हमने यहाँ पर उस तरीके से ये हटा देते हैं, मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ, है ना, मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ। मोमेंटम टाइम ग्राफ कभी भी आपको अगर दिया जाए तो इसका जो स्लोप होगा वो तुम्हें हमेशा क्या बताएगा, वो तुम्हें बताएगा एक्सटर्नल फोर्स के बारे में, है ना, एक्सटर्नल फोर्स के बारे में। जरा देखिएगा ध्यान से, कुछ इस तरीके से ये तुम्हारा कोई ग्राफ है, इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, अरे हाँ चलिए, तो यहाँ पर लिखता हूं मैं P और यहाँ पर लिखता हूं टाइम, ठीक। और मान लेते हैं कि कोई ग्राफ आपको कोई दिया हुआ है कुछ इस तरीके का, और मान लेते हैं, ठीक है, मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ, इस तरीके से कोई ग्राफ दिया हुआ है, या मान लेते हैं ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये कोई ग्राफ दिया हुआ है। तो कहीं पर भी, है ना, कहीं पर भी अगर कोई भी ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है, या इस तरीके से मान लीजिए, चलिए टाइम t बराबर 0 पर मोमेंटम 0 था, मान लेते हैं मोशन शुरू नहीं हुई थी। तो ऐसे केस में अगर कहीं पर भी अगर स्लोप अगर आप कैलकुलेट करते हैं, स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप जो होगा वो तुम्हें क्या बता देगा, वो तुम्हें बता देगा, स्लोप जो होगा वो तुम्हें बता देगा ये थीटा। तो थीटा, अब यहाँ पर जो थीटा होगा इसका जो tan थीटा होगा, ठीक है ना, हाँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्लोप ऑफ PT कर्व will give the value of external force applied, और बहुत सिंपल होता है इस तरीके से। तो यहां से हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं F एक्सटर्नल, दिस विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, है ना, P, और ये तुम्हारा क्या है, दिस इज द स्लोप ऑफ PT कर्व या PT ग्राफ, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये है, ठीक है।
अगर कभी मोमेंटम का फंक्शन दिया हो टाइम के टर्म्स में तो भी आप ऐसे ही निकालोगे, उसको डिफरेंशिएट करोगे। पहले आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आंसर फटाक से निकल आएगा, है ना, तब आपका आंसर निकल आएगा डिफरेंशिएट करने के बाद में। और ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस फोर्स होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए ये मैंने आपको बता ही दिया था, इसके आगे ये हो गया। अब आते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है जरा समझिएगा एक, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये तुम्हारी यहाँ पर कोई बंदूक है, ये तुम्हारी कोई यहाँ पर ऐसे करके बंदूक है, ये कुछ इस तरीके से, है ना। और यहाँ पर कोई बंदूक इस तरीके से है, ये इसके अंदर भरी हुई गोली है, ये इसके अंदर भरी हुई गोली है, ये। अब सपोज दैट मान लेते हैं, हाँ ये हो गई, यहाँ से ये बंदूक इस तरीके से गोली दागी जाती है, गोली दागी गई कुछ इस तरीके से। अब आप सोचिएगा कि यहाँ से यहाँ पर इसका जो बंदूक का मास है वो है कैपिटल एम, और जो बुलेट का मास है वो है तुम्हारा छोटा एम, स्मॉल एम, है ना। तो अभी ये पूरी जो गन है ना वो अभी रेस्ट में है। अभी जो गन और बुलेट दोनों है वो रेस्ट में है। इसकी वेलोसिटी तुम्हारी कितनी है? 0 है। अच्छा, अब थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ कि बुलेट को फायर कर दिया गया, और बुलेट इस तरफ जा रही है स्मॉल बी से, स्मॉल बी, है ना, या हाँ इस तरीके से, बी फॉर बुलेट, है ना। और जो गन है, मान लेते इसका जो मास है तुम्हारा स्मॉल एम है, और जो गन है उसका मास है कैपिटल एम, ठीक है, उसका जो मास है वो है कैपिटल एम। अब ऐसे केसेस में क्या होगा कि ये जो तुम्हारी वेलोसिटी है, सपोज दैट ये वेलोसिटी आगे की तरफ है वी जी, या इस तरीके से, हाँ चलिए जी मान लिया मैंने, वी जी मान लेते हैं, आगे की तरफ ही है सेम डायरेक्शन में। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि हमने आपको एक चीज बताई थी कि एक्सटर्नल फोर्स वो होता है जो किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाने से उसके सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट कर दे, या उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे। वो वाला जो होता है ना तुम्हारा फोर्स जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्स की कैटेगरी में आता है। मगर जब हम लोग ट्रिगर दबाते हैं, बंदूक का ट्रिगर दबाते हैं, ट्रिगर दबाना एक्सटर्नल फोर्स की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर जब गन एज इट इज यहाँ रखी हुई है, जब इसमें बुलेट लोडेड है, तो सेंटर ऑफ मास इस बॉडी के अंदर ही होगा। मगर बाद में जब ट्रिगर दबा दिया जाता है, बुलेट फायर कर दी जाती है, तो बुलेट आगे की तरफ चली जाती है, गन पीछे जाती है, और जहां पर जिस लोकेशन पे सेंटर ऑफ मास था वहां पर वो अभी भी रह जाता है। मतलब ट्रिगर बुलेट के फायर करने के बाद भी सेंटर ऑफ मास अपनी लोकेशन चेंज नहीं करता है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं हुआ है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं हुआ है। तो याद रखिएगा ये चीज। तो यहाँ पर हम लोग इसको ये लिखेंगे कि ये हमने फायरिंग करी है, ठीक है। और ऐसे केस में यहाँ पर जो एफ एक्सटर्नल होता है वो तुम्हारा 0 होता है, एफ एक्सटर्नल दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया तुम्हारा एफ एक्सटर्नल दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो ऐसे केस में अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम है वो तुम्हारा कितना है? इनिशियल लीनियर मोमेंटम होगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाय 0। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा इनिशियल लीनियर मोमेंटम दिस इज इक्वल टू 0, है ना, 0। और यहाँ पर जो फाइनल लीनियर मोमेंटम होगा, फाइनल लीनियर मोमेंटम दिस इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा और दोनों का सम, ठीक है ना, ये पी जी हो जाएगा और ये तुम्हारा पी बी हो जाएगा, पी बी बोले तो बुलेट, है ना, ये तुम्हारा दोनों का लीनियर मोमेंटम का सम, ये तुम्हारा इधर हो जाएगा। अब पीजी तुम्हारा कितना है वो आप देखिएगा जरा, ये है तुम्हारा एम बी जी, ठीक है ना, हाँ ये हो गया, प्लस ये हो गया तुम्हारा स्मॉल वी इंटू वी बी, ठीक।
ये हो गया तुम्हारा। तो यहां से ये टी फाइनल लीनियर मोमेंटम। अच्छा अब एक चीज समझिएगा, जब हम आपसे पहले ही कह रहे हैं कि यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया है, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है तो क्या होता है, पहले तो एक चीज यही समझ लीजिए। हमने आपको एक चीज यहां बताया था, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, है ना, या इसको इस तरीके से यहां पर हमने लिखा था। तो यहां पर जब कभी भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, तो यहां पर समझिएगा, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा, तब ऐसे केस में एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा। और ऐसे केस में हम लोग यहां पर लिखेंगे जीरो इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन करें तो जीरो आ जाता है? तो यहां से ये चीज आ गई तुम्हारी, दिस इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो जाता है कि लीनियर मोमेंटम इसका कांस्टेंट रहता है, लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होता है, लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो लीनियर मोमेंटम अगर चेंज नहीं हो रहा है, P इक्वल टू कांस्टेंट है, तो ऐसे केस में है ना, तो ऐसे केस में तुम्हारा ये यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सिंस एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, है ना, हेंस पी आई दिस इज इक्वल टू पी एफ। तो ये हो गया तुम्हारा, तो ये तुम्हारा जीरो बराबर हो जाएगा एम जी प्लस ये इतना, ठीक है, एम जी प्लस ये इतना। अब यहां से एम जी बराबर तुम्हारा एम इंटू बी जी, और ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस स्मॉल एम इंटू वी बी। अब आप एक चीज समझिएगा, यहां पर जो माइनस वाला जो साइन है ना, ये जो माइनस साइन आप जो देख रहे हैं, ये माइनस साइन इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ कैसे जरा दिखेगा, तो ये वी जी अगर हम लोग निकालें तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, है ना, और ये हो जाएगा वी बी। अब आप एक चीज समझिएगा, जैसे एम अपॉन एम जो है ना, ये एम अपॉन एम तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, क्यों, क्योंकि ये तो मासेस का रेशियो है। तो ऑब्वियस सी बात है कि Vg विल बी नेगेटिव ऑफ Vv वेक्टर। तो ऐसा सिर्फ तभी होता है जब तुम्हारा दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हों, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी दोनों की, वो तुम्हारी एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो यहाँ से एक चीज हमें कंफर्म आ जाती है कि माइनस जो है ना, वो मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं डाल रहा है। सिंपली अगर हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज अगर इसको लिखें तो तुम्हारा सिर्फ सिंपली हम लोग इतना लिख सकते हैं कि Vg विल बी इक्वल टू तुम्हारा पॉजिटिव ये इतना, ये इस तरीके से ऐसे करके सिंपली हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये इसका मैग्नीट्यूड है ना, हाँ, ये इसका मैग्नीट्यूड ए यूं करके, ये इसका मैग्नीट्यूड इतना और ये इतना, और ये तुम्हारा इतना, और ये इधर इतना, इसका तो दोनों का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। अगर हम इसी को इस तरीके से लिखें तो यहां से तुम्हारा एक चीज ये कंफर्म हो जाती है कि कैपिटल एम इंटू वी बी दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल एम इंटू वी, ये वी जी होगा, जी, और ये तुम्हारा हो जाएगा वी बी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि दोनों का जो मोमेंटम होगा वो दोनों का मोमेंटम सेम होगा, दोनों का मोमेंटम जो होगा वो सेम होगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आता है ये, और इसको आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अब एक चीज समझिए, मान लेते हैं कि बुलेट को जैसे ये तुम्हारा 0 टाइम पर था, और मान लेते हैं तुम्हारा t इक्वल टू डेल्टा टी टाइम पर बुलेट निकल गई, ठीक है।
तो बुलेट को निकलने में डेल्टा टी टाइम लगा। अब हम यहां से एक चीज कर सकते हैं कि भाई दोनों तरफ अगर डेल्टा टी हम डिवाइड कर दें, पीजी इसमें से डेल्टा टी डिवाइड कर दें, है ना, -0 कर देते हैं, अभी मैं बता रहा हूं क्यों, और इधर कर देते हैं पीवी, है ना, -0 अपॉन डेल्टा टी। अब आप एक चीज समझिएगा, शुरू में जब बुलेट बंदूक के अंदर ही थी तो अगर हम इंडिविजुअल बुलेट के मोमेंटम की बात करें तो कितना था, 0। तो इनिशियल मोमेंटम बुलेट का कितना था, 0, और इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन कितना था, 0, और फाइनल मोमेंटम अगर हम गन की बात करें तो कितना हो गया, mb, और इसका mg और mbg, और इसका कितना हो गया बुलेट का, mbb। तो यहां पर हमने क्या किया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी, ये हमने डिवाइड कर दिया। तो एक्चुअल में क्या हुआ है कि हम लोगों ने डिवाइड करके इस चीज को अगर हम लोग देखें तो ये जो लिखा हुआ है, ये जो हमने लिखा है इधर, ये एक्चुअल में फोर्स है, ये एक्चुअल में फोर्स है, फोर्स, ये बंदूक पर पीछे की ओर लगने वाला फोर्स है। सो दिस इज नथिंग बट द फोर्स, और इसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, ठीक है ना। हाँ, और ये जो है ना, ये जो आगे लिखा हुआ है, ये है तुम्हारा एक्शन फोर्स, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर है, मगर डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी, ये जान रखिएगा। तो ये चीज यहीं से प्रूफ हो जाती है, तो यहाँ पर हम लोग अगर जो है ऐसे कर दें कि माइनस साइन भी अगर हम पहले ही लगा दें यहाँ पर, तो ये चीज हमारी प्रूफ हो जाएगी कि जो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आता है। माइनस साइन इंडिकेट करता है अपोजिट, तो रिएक्शन जो होगा वो एक्शन के बिल्कुल अपोजिट होता है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म अगर हम लिखेंगे ना, एक सेकंड रुको, यहाँ पर ये चीज ऐसे लिख देते हैं, माइनस में लगा देते हैं, वेक्टर फॉर्म में है तो हम लोग माइनस लगा देंगे यहाँ पर। अब हमारा ये चीज सही हो जाता है। हाँ, चलिए, तो ये चीज हमारी क्लियर हो जाती है। तो यहाँ से अच्छा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही है एक्चुअली में। न्यूटन ने यही बोला था कि कोई किसी भी बॉडी पर अगर कोई फोर्स लगाएगा तो वो बॉडी पलट करके इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाती है, और ये यही है, दिस इज नथिंग बट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यही है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ठीक। तो आई होप सो कि आप सभी लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, है ना। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में मतलब ये स्टेटमेंट जो बोला जाता है वो कहां से आया था, ये मैंने आज आपको बता दिया, है ना। अब अगले सेशन में हम लोग इसके आगे की चीजें कवर करेंगे, तो वो भी मतलब छोड़िएगा ही, बिल्कुल आप कवर करिएगा बढ़िया से, है ना। और वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा जो आपके साथ में पढ़ रहे हो या तैयारी कर रहे हो, आपका बोर्ड एग्जाम हो या आप नीट का पेपर देने वाले हो या जेईई मेंस का पेपर देने वाले हो। हमारे पहले 2 लेक्चर जो होते हैं ना किसी भी चैप्टर के, वो इन दोनों एग्जाम्स को आराम से कवर कर देते हैं। तो चलिए फिर अभी हम इस वीडियो में अभी इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।